हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको चल पता है कि हम चतुर्भुज या ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन की बात करें उसका सीरीज कंटिन्यू हम चला ही रहे हैं, है ना, जिसमें आपको व्यापम के पैटर्न पर आधारित नए नए सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करते रहिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए, चाहे मंडी उप निरीक्षक की बात करें या आगामी जितने भी एग्जाम होगा, है ना, उन सभी एग्जामों को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। यदि इन सभी आप सवालों को अच्छे से कर पाते हो, अच्छे से प्रैक्टिस में ले आते हो, तो मुझे लगता है कि आप सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाओगे। क्लियर है? तो आज का हमारा पहला सवाल ध्यान से देखना, बहुत ही गजब के सवाल है। जितने भी मैं सवाल कराऊंगा सबके सब एग्जाम ओरिएंटेड ही सवाल कराऊंगा, बिल्कुल फिजूल के सवाल नहीं कराऊंगा। जितने भी सवाल होंगे वो सब के सब एग्जाम रिलेटेड होंगे, जैसा कि अभी के समय में सवाल बन रहा है ना। जैसा कि अभी व्यापम द्वारा बीच बीच में, है ना, जितने भी एग्जाम हो रहा है उन सभी में हम सवाल देख रहे हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित सवाल है। और ये मान लो कि ये एग्जाम में छपने लायक सवाल है। मैं हर बार आप लोगों के लिए, है ना, बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रहा हूं, तो ये बिल्कुल छपने वाले सवाल है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से सही कथन को आपको क्या करना है, चुनना है। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, के, एल, एम और एन। इन चारों कथनों में से जो जो कथन सही है, केवल उन्हीं कथनों को आपको क्या करना है, चुनना है। तो पहला हमारे पास कथन है, ध्यान समझना। पहला कथन क्या बोला गया है, यदि किसी बहुभुज के एक या एक से अधिक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहा जाता है। अब ये बहुभुज क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बहुभुज क्या होता है ना, हम क्या बोलते हैं बहुभुज में, भाई 2 या 2 से अधिक भुजा वाले को, है ना, या हम ये बोल सकते 2 से नहीं 3 से अधिक भुजा वालों को हम क्या बोल सकते हैं, बहुभुज। जिसके बहुत सारे भुजाएं होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बहुभुज। जैसे पंचभुज, षडभुज हो गया, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, है ना, इस प्रकार के भुजाओं वालों को हम क्या बोलते हैं, बहुभुज के नाम से जानते हैं। तब हमारे पास सवाल आता है कि भाई बहुभुज भी 2 प्रकार के होता है, एक उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज, है ना। अब उत्तल और अवतल दर्पण के जैसे आप, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हो, बिल्कुल उसी प्रकार का होता है। तो यदि मैं बहुभुज की बात करूं तो ये 2 प्रकार के होता है हमारे पास बहुभुज, है ना। एक होता है हमारे पास उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों अवतल बहुभुज होता है। ठीक है। अब ये उत्तल बहुभुज क्या होता है, जिसके प्रत्येक भुजा जो होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री से कम का होता है। प्रत्येक कोण का मान जो होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा, ऐसे बहुभुज को हम क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज के नाम से जाना जाता है। और अवतल बहुभुज क्या होता है, जिसके केवल कोई एक भुजा, है ना, कोई एक भुजा जो होगा हमारे पास, कोई एक भुजा, एक भुजा, ये एक जो भुजा होगा, मान लेते हैं ये एक भुजा थीटा जो होगा ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ऐसे हम बहुभुज को क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज के नाम से जानते हैं। अब यदि मान लो एग्जाम्पल की बात कहा जाए तो हमारे पास इस प्रकार के जो बहुभुज होंगे, जैसे ये बहुभुज है, ये हमारे पास पंचभुज है, और ये किस श्रेणी में आ जाएगा, आपके पास अवतल उत्तल बहुभुज की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसके जो प्रत्येक कोण होगा थीटा का मान, ये थीटा का मान हमेशा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री से कम होगा। बराबर नहीं मतलब 180 डिग्री से क्या होगा, कम ही होगा। ऐसे बहुभुज को हम क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज के नाम से जानते हैं। जबकि अवतल बहुभुज की बात करें तो अवतल बहुभुज उस बहुभुज को बोल सकते हैं, जैसे मान ले हमारे पास इस प्रकार के एक डायग्राम आ गया, है ना। खैर यहाँ पर हमारे पास मैंने 2 बता दिया हूं, मुझे केवल एक बताना चाहिए, है ना। जैसे मान लूं मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि ये इस प्रकार से एक बहुभुज बना लिया, ये भी हमारे पास क्या है, बहुभुज है ना भाई। बहुत ज्यादा भुज है मतलब क्या होगा, बहुभुज है। अब इसके कोई एक कोण ऐसे होने चाहिए जो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए। तो ये वाला कोण तो 180 डिग्री से कम है, ये वाला कोण भी 180 से कम है, ये वाला कोण 180 से कम है, ये कोण भी 180 से कम है, ये कोण भी 180 से कोण है कम है, लेकिन ये वाला कोण जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार के जो बहुभुज होते हैं उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, अवतल बहुभुज बोलते हैं। कोई एक कोण ऐसा हो जाए जो 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ऐसे, है ना, बहुभुज को हम क्या बोलते हैं, अवतल बहुभुज बोलते हैं। यहाँ पर यदि किसी बहुभुज के एक या एक से अधिक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाए, बोला गया है
180 से अधिक होगा तो वो उत्तल तो नहीं होगा, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज के नाम से जानेंगे। तो इस कारण से ये के वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। बाह्य कोण और आसन्न आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण और आसन्न आंतरिक कोण की बात करें, अब मान लेते हैं हमारे पास निम्नलिखित में से आपको सही कथन को चुनना है ना। अब हमारे पास ये बाह्य कोण और आसन्न आंतरिक कोण क्या होता है, का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे मैंने मान लो एक चतुर्भुज डिजाइन कर लिया, इस प्रकार से बना लिया, ध्यान समझना। तो आप कहोगे ये हमारे पास ये आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण, क्योंकि एक चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये अभी गारंटी नहीं है। लेकिन मैं ये कहूं कि भाई मान लो ये मेरे पास तो बाह्य कोण होगा, मानते हो, तो बाह्य कोण और आसन्न कोण यदि मेरे पास ये थीटा है और ये अल्फा है, तो मैं कह सकता हूं कि थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि ये सरल रेखा का निर्माण कर रहा है और सरल रेखा हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो आसन्न कोण और जो हमारे पास ये वाला कोण होगा बाह्य कोण, इसका सम हमेशा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एल वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज की लगातार भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज एक आयत होता है, बोला गया है। अब ये सवाल को मैं बार बार बता रहा हूं, पिछले वाले क्लास में भी इससे रिलेटेड मैं सवाल बिल्कुल यही सवाल कराया था कि हमारे पास इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की माप समान होता है। ये प्रत्येक माप क्या होगा, एक जैसे माप के होते हैं, लेकिन कोण बस 90 डिग्री का नहीं होता। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अब मान लो ये बोला गया है लगातार भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मान लेते हैं भुजा ए बी सी और डी है, तो हम कहेंगे ए बी भुजा के मध्य बिंदु, फिर बी सी भुजा के मध्य बिंदु, फिर सी डी भुजा के मध्य बिंदु और डी ए भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक आकृति बना दिया जाए, तो अंदर में बना हुआ आकृति हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा अंदर में बना हुआ आकृति हमेशा क्या होता है, आयत होता है। और यहाँ पर दिया गया है मिलाने पर बना चतुर्भुज जो होगा वो क्या होगा, आयत होगा। तो इस आधार पर कहेंगे कि हमारा एम वाला कथन भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। मानते हो इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लगातार भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज एक समचतुर्भुज कहलाता है, बोला गया है। क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। किसी आयत की, है ना, किसी आयत की लगातार भुजाओं के मध्य बिंदु को, मान लो अब हमारे पास आयत आ गया, ध्यान समझना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, क्या ध्यान समझना, इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं मैं, ऐसे दिख रहा है ना सबको, ठीक है भाई, ध्यान समझने। यहाँ पर किसी आयत की लगातार भुजाओं, अब हम बना लेते हैं क्या, एक आयत बना लेते हैं। इस प्रकार से क्या बन गया हमारे पास, आयत बन गया, ध्यान समझना, ऐसे। क्लियर है। अब ये आयत की भुजा बना लेते हैं, ए बी सी और ये डी भुजा हो गया हमारे पास। अब बोला गया है किसी आयत की लगातार भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, है ना, बनने वाला चतुर्भुज एक समचतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है, ये बोला गया है। तो मध्य बिंदु क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा, ये और ये। अब ध्यान समझना, मान लेता हूं कि मैं ए से डी तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा, और ये 4 सेंटीमीटर का मान लेता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ध्यान समझना मेरी बात को। अब मैंने ये कहा कि इसके मध्य बिंदु को इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, ऐसे मध्य बिंदु वाले जो बिंदु पॉइंट किए हैं यहाँ पर हम इस प्रकार से मिला लेंगे, तो अंदर में जो बना हुआ आकृति क्या वाकई में समांतर चतुर्भुज होगा, है ना, समचतुर्भुज होगा, ये पूछा गया है। तो मैंने कहा कि ये टोटल 8 है मेरे प्यारे दोस्तों, ए से डी तक का, तो ये मिड पॉइंट तक ये 4 होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे होगा, इधर 4 होगा क्योंकि मध्य बिंदु है। यदि ये टोटल 4 है तो इस साइड वाला 2 भाग होगा, नीचे भी आपके लिए कितने भाग होगा, 2 भाग हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी 8 है तो ये 4 में टूट जाएगा, उसी प्रकार ये टोटल 4 है तो 2 में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है। अब मैंने एक चीज कहा कि 4 और 2 का मान लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 4 और 2 लंब 4 भाग और 2 भाग आधार से
एक्स लंबाई का हमारे पास कर्ण बनेगा, है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे वही 4 लंबाई और 2 मान लेते हैं उसके आधार है, तो इससे भी हमारे पास एक्स लेंथ का बनेगा कर्ण। उसी प्रकार ये 4 2 से यहाँ पर भी एक्स लेंथ का बन जाएगा, यहाँ पर 4 2 से यहाँ पर भी एक्स लेंथ का बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन भुजाएं तो समान लंबाई का है, अतः अंदर में बना हुआ आकृति हमेशा क्या होगा, बिल्कुल समचतुर्भुज होगा। तो इस आधार पर हम देखें तो इस सवाल में हमने देख पाया कि हमारे सभी के सभी, है ना, कथन जो है एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा और इन सवालों को इसी प्रकार से आपको क्या करना है, डील करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर सही कथन का आपको चयन करके बताना है। हर एक एग्जाम में आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेगा जब तक सीजीएसएससी का गठन नहीं हो जाता, और ये आपको अगले सत्र में ही देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे एन भुजाओं वाले बहुभुज को एन भुज कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों इस सवाल को देने के पीछे का कि जितने भुजा होंगे उन भुजाओं के आधार पर उन बहुभुज को किस नाम से जाना जाएगा, ये पूछा गया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई चतुर्बहुभुज है जिसके भुजा की संख्या कितना दे रखा है, एन। तो हम क्या उसको एन बहुभुज नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। तो इस आधार पर के वाला कथन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे 18 भुजाओं वाले बहुभुज को हम क्या बोलेंगे, अष्ट 10 भुज के नाम से जानेंगे, है ना। अष्ट और 10, 8 और 10 कितना होता है, 18। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, अष्ट 10 भुज कहते हैं। तो एल वाला कथन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर 9 भुजाओं वाले बहुभुज को किस नाम से जाना जाता है, तो 9 भुज के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 11 भुजाओं वाले बहुभुज को हेंडे कागान बोला जाता है, ये भी हमारे पास हिंदी में बोला जाता है ऐसा ना। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखे कि हमारे चारों के चारों कथन क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आए भी सबको समझ में, ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, अब देखना ये समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक सवाल है। विपरीत भुजाओं का जोड़ा समानांतर होने के साथ साथ बराबर भी है बोला गया है। अब हमारे पास समानांतर चतुर्भुज क्या है, तो मैं बताया था कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है, भली कोण 90 डिग्री का ना हो। क्लियर है। कहा जाए कुल मिलाकर तो समानांतर चतुर्भुज हम ऐसे चतुर्भुज को बोल सकते हैं, कुल मिलाकर समानांतर चतुर्भुज और आयत में ज्यादा अंतर नहीं होता। आयत का जो पेचका हुआ रूप जो रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, समानांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज जो होगा इस प्रकार की जो आकृति बनाएगा, ये होगा हमारे पास समानांतर चतुर्भुज। यदि इसके मान लेते हैं ये ए बी सी और डी हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है, तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट लिखना चाहूंगा। एडी जितना माप का होगा उतने ही माप का आपके पास क्या होगा, बीसी का भी लंबाई होगा। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि ये 8 सेंटीमीटर का होगा एडी, तो आप कहोगे बीसी का लेंथ भी कितने का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8 सेंटीमीटर का होगा। उसी प्रकार एबी का मान जितना होगा, एबी बराबर आपके पास डीसी का माप भी होगा, तो बराबर डीसी के बराबर होगा। मतलब ये 5 सेंटीमीटर का होगा मान लेते हैं, तो ये वाले भुजा की लंबाई भी कितने का हो जाएगा, आप कहोगे 5 सेंटीमीटर का। तो आप देख पा रहे हो कि इसके आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भले कोण आपस में बराबर ना हो, लेकिन हाँ इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण होगा तो यहाँ पर बना हुआ कोण भी कितने का होगा, थीटा। और यहाँ यदि अल्फा डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ पर सामने में बना हुआ कोण अल्फा डिग्री का होगा। क्लियर है आगे समझ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके ऊपर, कथनों के ऊपर। तो विपरीत भुजाओं का जोड़ा समानांतर होने के साथ साथ बराबर होता है। अब मैंने अभी यहाँ पर बताया कि भाई विपरीत भुजाओं का, जैसे एडी है तो एडी के विपरीत भुजा क्या होगा, तो मैं कहूंगा बीसी होगा। भाई बीसी होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये सेम लेंथ का है तो हम कहेंगे दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। समानांतर तो होगा ही, तो यहाँ पर लिख सकता हूं कि भाई एडी जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, बीसी के पैरेलल होगा, और साथ में क्या होगा, बराबर भी होगा, है ना। ये भी 8 सेंटीमीटर का, तो नीचे वाला भी 8 सेंटीमीटर का। उसी प्रकार AB के पैरेलल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो AB के पैरेलल हो जाएगा DC और समान लेंथ का होगा। यदि AB 5 सेंटीमीटर लंबाई का होगा तो DC भी 5 सेंटीमीटर लंबाई का होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो के वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
एक दूसरे को मतलब कोणों को समद्विभाजित नहीं करेगा, बल्कि विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है, यदि मान लो इस पे दो विकर्ण डाल दिया जाए, ये हो जाएगा हमारे पास डायगोनल 1 और ये मैंने डाल दिया दोस्तों क्या, डायगोनल 2। ध्यान देना, डायगोनल 2। तो हम कहेंगे जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करेगा, मान लेते हैं ये ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा, तो मैं कहूंगा कि ये बीसी बीडी जो आपके पास क्या है ना, बीडी जो विकर्ण है और ये आपके पास एसी जो विकर्ण है, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, बांटने का काम करेगा। ऐसे मतलब बी से ओ तक का लेंथ जितना होगा, बी से ओ तक का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ आपके पास ओ से सी तक भी होगा। उसी प्रकार ए से ओ तक का जितना लेंथ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उतना ही लेंथ आपके पास ओ से सी तक का होगा। मतलब इस बात की पुष्टि हो जाता है कि विकर्ण एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो हम कहेंगे एल वाला कथन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। किसी चतुर्भुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, ये बोला गया है किसी, है ना, किसी चतुर्भुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, है ना। अब हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक चतुर्भुज हमने क्या के लिए उठा लेते हैं। जैसे मैंने चतुर्भुज के रूप में उठा लेना चाहता हूं क्या, आयत को। ध्यान समझना, आयत ले लिया मैं। इस प्रकार से क्या होता है, आयत क्या होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज में नाम दे देते हैं ए बी सी और मैंने दे दिया क्या, डी। अब ध्यान समझना, इसके मध्य बिंदु को, कितने मध्य बिंदु को बोला गया, दो भुजाओं की मध्य बिंदु। तो एडी एक भुजा है और मैंने मान लिया बीसी एक क्या है, भुजा है। अब इन दोनों से मान लो मिलाकर इस प्रकार से आकृति बना दिया जाए, तो ये अंदर में जो बना हुआ आकृति है, किस प्रकार की आकृति दिखाई दे रहा है, समानांतर चतुर्भुज। तो एम वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज एक वर्ग होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन सभी भागों को इस प्रकार से मिला दिया जाए तो अंदर में बना हुआ जो आकृति होता है दोस्तों, वो समानांतर चतुर्भुज ही होता है, ना कि वर्ग। तो इस हिसाब से एन वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा, के एल और एम, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको हर एक सवाल को केयरफुली तरीके से क्या करना है, बनाना है। आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछने वाला सवाल है, वेरी आईएमपी सवाल। ठीक है, ध्यान समझना, इन सब चीजों को मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाती है, बोला गया है, मैं चाहता हूं एक त्रिभुज बना लूं कुछ इस प्रकार से, जिसकी भुजा है ए बी और सी दिया गया है। या ऐसे ना करते हुए मैं ऐसे बनाना चाहता हूं ताकि आपको कोई इशू ना हो। ध्यान समझना, ये मेरे पास है ए बी और सी है, तो होता क्या है, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सी होता है। ध्यान समझना। अब यहाँ पर पहला हमारे पास कथन है, यदि सी ग्रेटर देन है, सी का स्क्वायर है ना से बड़ा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो त्रिभुज न्यून कोण होता है। अब मैंने एक चीज कहा, न्यून कोण की हमारे पास पॉसिबिलिटी की बात करें तो कोण वाले सेशन में मैं आपको बताया था कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बनता है। तीन पॉसिबिलिटी कौन सा बनेगा भाई, तो हम देखेंगे कि हमारे पास इन तीन भुजाओं में ए बी और सी भुजाओं में यदि मैं ये कहूं कि भाई किन्हीं दो भुजाओं का सम, किन्हीं दो भुजाओं का सम यदि बड़ा है तीसरी भुजा के सम से, तो अंदर में इस प्रकार से बने हुए त्रिभुज हमेशा में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। किस प्रकार के त्रिभुज श्रेणी में आता है, न्यून कोण के श्रेणी में आता है, क्योंकि किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्गों का योग जो होगा वो तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होता है तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास एक कंडीशन बनता है कि भाई किन्हीं दो, है ना, भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा हमारे पास, वर्गों का योग यदि बराबर हो जाए तीसरी भुजा के वर्ग से, तो ऐसे आकृति या ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। और समकोण की डेफिनेशन क्या होता है, तो आप कहोगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि भाई इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा कंडीशन मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, यदि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि ग्रेटर देन स्मॉल देन हो जाए तीसरे वाले भुजा के वर्गों से, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये तीन फैक्टर आपको त्रिभुज के कंडीशन में याद रहना चाहिए। यहां से रिलेटेड सवाल बनेंगे। अब हम देखते हैं कथन पर, यदि सी स्क्वायर का मान, है ना, सी स्क्वायर से
ग्रेटर देन हो जाए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ऐसे त्रिभुज को न्यूनकोण बोला जाता है। यहाँ पर बताया गया न्यूनकोण, तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, पहला कथन तो बिल्कुल सही होगा। फिर यदि मान लेते हैं किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को समकोण बोला जाता है, तो यहाँ पर दूसरा वाला भी हमारा कथन करेक्ट हो जाएगा। फिर यदि हम कहेंगे दो भुजाओं के वर्गों के योग से भी तीसरी भुजा का वर्ग ज्यादा हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाता है, अधिक कोण, जैसे कि यहाँ पर बताया गया हूं। तो ये तीसरा वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सही उत्तर चुने नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके, तो हम कहेंगे हमारे तीनों के तीनों जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। अभी समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर यदि समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, यदि समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना था। बहुत ही गजब का सवाल है। अब समानांतर रेखा, अब कोई एक रेखा समानांतर नहीं होता, हाँ भाई, लेकिन एक से अधिक रेखा हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार रेखाएं हो जाए, ऐसे रेखाओं को हम समानांतर में रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं दो रेखा ले लूं। ये मैंने ले लिया, रेखा क्या ले लेते हैं हम, ये है ना, ये वाले ले लेते हैं एल रेखा और ये वाले ले लेते हैं एम रेखा। तो हम कहेंगे यहाँ पर एल रेखा पैरेलल है किसके, एम रेखा के। ध्यान समझो। अब मैंने एक चीज कहा कि यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काट दिया जाए, कुछ इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखा आ गया मेरे पास एक्स और वाई, तो ये कहूंगा कि एक तिर्यक रेखा है भाई। क्लियर है। अब ध्यान समझना कि यहाँ पर कौन कौन से कोण बनता है। पहला दिया गया है एकांतर आंतरिक कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब आंतरिक कोण किसको हम बोलेंगे भाई, तो आंतरिक कोण ये होता है, ये वाला जो कोण होगा ये आंतरिक कोण होगा, उसी प्रकार ये वाला कोण भी हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, आंतरिक कोण होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा, तो ये वाले आंतरिक कोण द्वारा भी कितने डिग्री कोण बनाएगा, थीटा डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब संगत कोण क्या होता है भाई, तो संगत कोण पता होना चाहिए। ये ऊपर वाला जो कोण होगा ये वाला, मान लेते हैं ये अल्फा है, तो ये वाला कोण जस्ट उसके क्या है, संगत होगा। ये भी हमारे पास क्या होगा, सेम डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा वाला कथन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तिर्यक रेखा की एक ही ओर स्थित आंतरिक कोण पूरक होते हैं। अब तिर्यक रेखा के एक ही, है ना, तिर्यक रेखा की एक ही ओर स्थित आंतरिक कोण क्या होते हैं, पूरक होते हैं बोला गया, तो ऐसा नहीं है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित आंतरिक कोण पूरक नहीं होते बल्कि बराबर होते हैं। जैसे ये एक ही ओर की बात करें, ये हमारे पास एक आंतरिक कोण हो गया, है ना, ये हमारे पास आंतरिक कोण हो गया, ठीक है भाई। और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी आंतरिक कोण है, क्या एक आंतरिक कोण, तो ये बराबर नहीं होते, तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होगा, एकदम सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ये दिया गया है, बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित में से सही कथन को आपको चुनकर बताना था भाई। ध्यान समझना, यदि किसी त्रिभुज के किसी कोण के शीर्ष से उसकी विपरीत भुजा तक खींचा गया रेखाखंड उसे कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखाखंड कोण समद्विभाजक कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यह है कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की। ध्यान समझना क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, तो मेरे प्यारे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, ध्यान समझना। यदि मैं बात करूं एंगल बाइसेक्टर, त्रिभुज ए बी और सी की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, कोण को दो इक्वल पार्ट में बांटने वाला काम करता है। मतलब किसी कोण को यदि दो बराबर भागों में बांट दे, ऐसी है ना रेखा को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ए से डी तक एक रेखा खींच दिया जाए इस प्रकार से, तो जो डी होगा ये हमारे पास एडी रेखा जो होगा, है ना, ये कोण का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, मान लेते हैं इस ए जो कोण है इसका टोटल मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण रहा होगा, तो ये क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। ये वाले को 30 डिग्री के कोण में बांटेगा और ये वाले को भी कितने डिग्री में बांट देगा, 30 डिग्री में बांट देगा। तभी तो हम बोलेंगे क्या है, इस कोण को जो 60 डिग्री का कोण था इसको दो बराबर कोणों में बांट दिया 30-30 डिग्री में। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर के नाम से जानते हैं। अब सवाल यहीं पर रुकता नहीं है, ध्यान समझना। अब हम क्या कहेंगे, सी के सामने वाली भुजा को सी बोला जाता है और उसी प्रकार बी के सामने वाली भुजा को बी बोला जाता है। अब जो एंगल बाइसेक्टर एडी आया है किस भुजा पर आया है,
बीसी भुजा पर आया है। ध्यान समझना, ये जो एंगल बाय सेक्टर एडी है किस भुजा पर आया है, बीसी भुजा पर। तो ये क्या बीसी भुजा को किस अनुपात में बांटेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों एंगल बाय सेक्टर होता है बीसी भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में उसके सामने की भुजा है। मतलब सी यहाँ पर है तो यहाँ पर इसकी लंबाई किस अनुपात में होगा, सी के लंबाई में। और यदि इसकी लंबाई ए से सी तक का लंबाई बी है तो डी से सी तक का लंबाई किसके अनुपात में होगा, बी के अनुपात में होगा। कहने का मतलब होता है एंगल बाय सेक्टर जो होता है ए बी अपान भुजा एसी को किस अनुपात में बांटेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो बी डी और अपान डीसी के अनुपात में बांटने का काम करता है। और यही चीज आपसे पूछा गया तो मैं कहूंगा कि भाई पहला वाला जो कथन होगा दोस्तों बहुत ही गजब का डेटा है और यही आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, अब समरूप मतलब क्या होता है, सिमिलर है ना, एक जैसे दिखने वाले समरूप है ना, और उनके क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो सर्वांग सम होंगे भाई, सिंपल सी बात है। मान लेते हमारे पास एक त्रिभुज इस प्रकार से है और दूसरा त्रिभुज भी हमारे पास इस प्रकार का है और उनके क्षेत्रफल समान है। मान लेते इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका वर्ग भी 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये सर्वांग सम तो होंगे। और सर्वांग सम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। किस किस से सर्वांग सम हो सकते हैं, हो सकते हैं एंगल एंगल से, साइड साइड से, या एंगल साइड एंगल से भी ये क्या हो सकते हैं, सर्वांग सम हो सकते हैं। तो दूसरा वाला कथन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। वह चतुर्भुज जिसमें आसन्न कोणों का युग्म पतंग कहलाता है। आसन्न कोणों का युग्म कहने का मतलब अब पतंग होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से है ना, ये हमारे पास क्या है, पतंग है ना। पतंग में हमको इतना पता है कि चतुर्भुज जिसमें आसन्न कोण का युग्म है ना, पतंग कहलाता है। आसन्न कोणों का युग्म क्या होगा, पतंग। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों भाई, वह चतुर्भुज जिसमें आसन्न कोणों का युग्म, यहाँ पर गड़बड़ है क्या, 180 डिग्री होना चाहिए था, है ना। युग्म कितना होता है, 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का है, पतंग कहलाता। आसन्न कोण मतलब क्या होगा, ये इन दोनों कोणों का योग आसन्न कोण है ना। आसन्न कोण ये दोनों होगा, ये थीटा और ये अल्फा। तो ये दोनों कोणों का योग हमेशा जरूरी नहीं है कि कितने के बराबर हो जाए, 180 डिग्री के बराबर हो जाए। तो इस आधार पर हम कहेंगे तीसरा वाला कथन क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होगा, राइट आंसर कहलाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डाटा। और डाटा से पहले आप लोगों के लिए विशेष सूचना ये है कि हमारे चैनल सीजी मैपोलॉजी में ना, सीजी मैपोलॉजी द्वारा है ना, मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर के यदि आप कोर्स परचेज करते हैं तो मात्र 449 रुपए की प्राइस पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और ये बहुत कम प्राइस है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि एग्जाम को देखा जाए, एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, यदि इस स्ट्रेटजी से यदि आप तैयारी करते हो तो ये 449 रुपए में आपको कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर के क्लास मिलेगा, जिसमें बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित सवाल कराए जाएंगे। यदि मैं मंडूक निरीक्षक की बात करूं तो मंडूक निरीक्षक के संपूर्ण कोर्स की यदि हम बात करें तो ये 749 रुपए की प्राइस पर रहेगा। साथ में इसमें मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें क्या होगा, शामिल होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करके आपको बताना है। बोला गया यदि किसी समलंब चतुर्भुज के गैर समानांतर भुजाएं बराबर हो तो वह चक्री चतुर्भुज होता है। अब ध्यान समझना, किसी समलंब चतुर्भुज, अब समलंब चतुर्भुज इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समलंब, है ना, जिसके दो भुजाएं आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये दोनों भुजा मान लेते हैं ए बी सी और डी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ए बी भुजा पैरेलल है हमारे पास किसके, सी डी भुजा के। अब ये बोला गया है कि ए डी भुजा जो है वो बराबर है, गैर समानांतर, ये दोनों समानांतर नहीं है भाई, एडी अलग है और बीसी ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये दोनों यदि मान लेते हैं बराबर हो जाते हैं, तो बराबर होने से होगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आसन्न कोण है ना, एडजेसेंट एंगल का योग कितना हो जाएगा, यदि यहाँ पर थीटा डिग्री, यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बनेगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और 180 डिग्री के बराबर यदि हो जाता है तो ये चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। तो हमारे पास पहला वाला कथन एकदम करेक्ट होगा। फिर यदि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर हो, है ना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी जीवा के बराबर हो तो दीर्घखंड के किसी बिंदु पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का होता है कि नहीं होता, ये पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेता हूं इस प्रकार से, ध्यान समझना। अब यहाँ पर बोला गया है कि जीवा की जो लंबाई है वो किसके बराबर होनी चाहिए, त्रिज्या के बराबर। तो मैंने एक जीवा खींच लिया, ये मान लेता हूं जीवा,
और ये उसका केंद्र है और यहाँ पर त्रिज्या मान लेते हैं ये हमारे पास है। तो बोला गया है कि जीवा की जो लंबाई होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जीवा की लंबाई मान लेते हैं ओ केंद्र है और ए और बी हमारे पास क्या है, जीवा है। ध्यान समझना, मैंने ए बी एक जीवा खींचा और इस ए बी की जो माप होगा, ए बी किसके बराबर होगा, तो त्रिज्या के बराबर होगा। और त्रिज्या हमारे पास है क्या, तो आप कहोगे आर तो त्रिज्या है, तो ओ ए के बराबर होगा, या हम यही लिख सकते हैं कि ये ओ बी के बराबर भी होगा। भाई होगा कि नहीं होगा, ओ बी और ओ ए हमारे लिए क्या है, त्रिज्या है। तो ये भी आपके उसी माप का होगा, त्रिज्या के माप का होगा। और आप देख पा रहे हो इस त्रिभुज में, त्रिभुज एओबी में तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो कोण भी आपस में बराबर होगा। ये भी 60 डिग्री का कोण, ये भी 60 डिग्री का कोण, और ये भी हमारे लिए कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यदि जीवा के बराबर त्रिज्या हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाता है। अब बोला गया है कि दो दीर्घखंड के किसी बिंदु पर, अब दीर्घखंड क्या होता है, तो जीवा के आधार पर डिजाइन करते हैं। ये जीवा के इस साइड वाला कम जो एरिया बचा इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और जीवा के ऊपर वाला जो ज्यादा एरिया बचा इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो वहीं पर मान लो जीवा को आधार मानकर कोई त्रिभुज बना लिया जाए इस प्रकार से, मैंने कहा एडीओ, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों केंद्र में बने हुए कोण परिधि में बने हुए कोण का जस्ट क्या होता है ना, दुगना होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ पर 60 का क्या बनेगा, आधा बन जाएगा। मतलब कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 30 डिग्री का कोण। क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक ही जीवा द्वारा केंद्र में बना हुआ कोण परिधि में बने हुए कोण का दुगना होता है। तो 30 का दुगना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा दूसरा वाला कथन भी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल है, मान लीजिए एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए एक्स और वाई भुजाओं बीसी और ईडी के मध्य बिंदु है। मान लीजिए एम और एन भुजाओं एबी और सीडी के मध्य बिंदु है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जितने भी सवाल कराऊंगा सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा, मैं पहले ही बता दिया भाई, है ना। कुछ भी फिजूल का सवाल तो हम देखेंगे नहीं, है ना, जो एग्जाम में पूछेगा नहीं वैसे सवाल तो नहीं देखेंगे हम। सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इस प्रकार से चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का नाम भी रख देते हैं ए बी सी और डी। ध्यान समझना, अब यहां पर बोला क्या है कि माना एक्स और जो वाई भुजाओं बीसी और एडी के मध्य बिंदु है। तो बीसी के मध्य कहां है भाई, बीसी के मध्य बिंदु क्या होगा, हमारे पास एक्स होगा, और एडी के मध्य बिंदु हमारे पास क्या होगा, वाई हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए एम और एन भुजाओं एबी और सीडी के मध्य बिंदु है। एबी के मध्य बिंदु क्या होगा दोस्तों, तो एम होगा, ठीक है। उसी प्रकार सीडी के मध्य बिंदु क्या है, बोला गया है एन बोला गया है। ध्यान समझना, अब सीधी रेखा एम एक्स वाई एन के समानांतर नहीं हो सकते बोला गया है। अब यदि मैं कहूं एम एक्स, यहां पर बोला गया है एम एक्स, तो एम एक्स कहां पर है भाई, तो मैंने कहा एम एक्स इस प्रकार से लाइन खींच दिया जाए। वाई एन के समानांतर नहीं हो सकते, वाई एन के समानांतर नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत बात है भाई। यहां पर हम लिख सकते हैं कि एम एक्स जो होगा पैरेलल होगा, है ना, किसके, वाई एन के या एन वाई के आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा दोस्तों, आप देख पा रहे हो पैरेलल होगा। तो पैरेलल होने के कारण ये हमारे पास कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं हो सकती बोला गया है, जबकि पैरेलल होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सीधी रेखा एसी, सीधी रेखा एसी खींच देते हैं इस प्रकार से, है ना, बीडी खींच देते हैं इस प्रकार से बीडी। उसके बाद एक्स वाई भी खींच देते हैं, एक्स से वाई, उसके बाद खींच देते हैं एम एन, इस प्रकार से एम एन भी खींच दिया। मैंने क्या क्या खींचा मैं बता देता हूं भाई, है ना। सबसे पहले मैं एसी खींच लिया, फिर बीडी खींच लिया, फिर मैंने एक्स वाई और एम एन खींचा। तो ये किस बिंदु पर इंटरसेक्ट हुआ, ओ बिंदु पर। ध्यान समझना, सीधी रेखा एसी बीडी एक्स वाई और एम एन मिलती है एक बिंदु पर। बिल्कुल सही बात है, एक बिंदु पर मिलती है। और किस बिंदु पर मिल रही है, ओ बिंदु पर। तो मैं कहूंगा दूसरा वाला कथन क्या होगा दोस्तों, मेरा एकदम करेक्ट होगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो केवल बी वाला जो कथन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन क्लास। मिलेंगे अगले क्लास में नए कंटेंट, है ना, बेहतरीन सवालों के साथ एक बार फिर से। तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।